एक बार की बात है। सोनम अपने दो बेटे एक बहू के साथ आगरा में रहा करती थी। सोनम की बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा समझदार, संस्कारी और अच्छी थी। उसने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। पूरा परिवार पूजा से बहुत खुश था। सोनम अपने छोटे बेटे राजेश के लिए पूजा जैसी ही पत्नी लेकर आना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा अपनी सास सोनम को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, देखिए मम्मी जी, राजेश भैया के लिए ये साक्षी कैसी लग रही है। मुझे तो मेरी होने वाली देवरानी बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरी वो दोस्त अंजलि है ना, उसके साथ काम करती है। वो तो सब ठीक है पूजा, लेकिन ये जॉब करती है। मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारे जैसी एक घरेलू लड़की चाहिए जो कि पूरा घर संभाल सके, तुम्हारा हाथ बटाए। तुम्हें भी तो आराम मिलना चाहिए ना बहू। वो तो सब ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे शहर में कोई ऐसी घरेलू लड़की मिल पाएगी। अगर हमें सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए तो हमें गांव जाना पड़ेगा। सोनम और पूजा आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी दरवाजा खटकने लगता है। पूजा दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि राजेश दुल्हा बना हुआ था और उसके साथ नई नवेली सजी हुई दुल्हन, जैसे अभी दोनों की शादी हुई हो। ये देखकर पूजा जोर जोर से अपनी सास को बुलाने लगती है। मम्मी जी, जल्दी से बाहर आइए और देखिए कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे। मम्मी जी जल्दी से बाहर आइए। अरे बहू, दरवाजे पर क्या कोई चुड़ैल देख ली है? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आ रही हूँ, क्या हुआ है? ये क्या राजेश? ये तो हमारा राजेश है ना, लेकिन दुल्हा क्यों बना खड़ा है? और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? वही तो मम्मी जी, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। राजेश भैया दुल्हा बने खड़े हैं और इनके साथ ये लड़की। राजेश भैया, आपने शादी कर ली? सच में? ये तो आपने हमारे सभी अरमानों पर पानी ही फेर दिया। अरे, ये आप मेरे पति पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मेरे पति ने आपके ऊपर पानी कहाँ डाला? इनके पास तो पानी ही नहीं है। फिर भी आप झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। आपको पता नहीं, झूठ बोलना पाप है, पाप। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अब आप हमें यहाँ ही खड़ा रखेंगे या फिर अंदर भी आने देंगी? मम्मी जी, राजेश भैया ने शादी तो की, लेकिन लगता है इस लड़की का ऊपर वाला खाना बिल्कुल खाली है। राजेश भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ऐसी बेवकूफ लड़की को मेरी देवरानी बनाना पड़ा? मम्मी, भाभी, ये समझिए, इस गवार से मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई है। राजेश बेटा, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तो इस बेवकूफ लड़की को पसंद करता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हम पागल थे जो तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे, और तुझे पूरी दुनिया में क्या यही बेवकूफ लड़की मिली थी शादी करने के लिए, जिसके अंदर दिमाग तो है ही नहीं। सोनम और पूजा राजेश की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन राजेश उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताता है कि किस तरह वो काम के सिलसिले में गांव गया था और वहां के गांव के लोगों ने उसे बांधकर जबरदस्ती आशा से उसकी शादी करा दी थी। राजेश की बातें सुनकर सोनम और पूजा को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तभी पूजा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, राजेश भैया का भी दर्द समझो। अब ऐसी बेवकूफ देवरानी को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, अब वो जैसी भी है तो इस घर की बहू। हमें ये स्वीकार करना होगा और इसे शहर के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। ठीक है बहू, इस बेवकूफ देवरानी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम ही संभालो। चलो, जो हुआ सो हुआ। ये दोनों इतनी दूर से आए हैं, इन्हें खाना पानी दो और आराम करो। अब राजेश की शादी हो ही गई है तो क्या किया जा सकता है, ये स्वीकार ही करना पड़ेगा। सोनम और पूजा बेवकूफ आशा को एक्सेप्ट कर लेती है। पूजा अपनी देवरानी को खाना खिलाती है और उसे उसका रूम दिखाती है। अगली सुबह आशा जल्दी उठती है और झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद आशा कहती है, मैंने झाड़ू तो लगा दी है, लेकिन अभी गोबर से लेपना भी तो है। हमारे ससुराल में भैंस या गाय ही नहीं है। कैसे गरीब लोग हैं, अब गोबर कहाँ से लेकर आऊं? लगता है आसपास से ही कहीं से लाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे है ये लोग, गोबर भी घर में नहीं रखा। मुझे ही अपने ससुराल को संभालना पड़ेगा। मेरी जेठानी तो कामचोर लगती है, कुछ भी नहीं करती। ऐसा सोचकर आशा गोबर ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन शहर में किसी के भी यहाँ गाय भैंस नहीं थी। उसे गोबर नहीं मिलता। वो उदास होकर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे 2 गायें मिलती हैं। बस फिर क्या, आशा उनका गोबर उठा कर ले आती है और पूरे घर के फर्श पर लेप कर देती है। इसके बाद कपड़े धोती है, अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ, पूजा की महंगी महंगी साड़ियाँ और अपनी सास सोनम की सारी साड़ियाँ सबकी सब ब्रश से रगड़कर बहुत थपकी से पीट पीट कर फाड़ देती है। और हमेशा की तरह पूजा 7 बजे उठती थी और अपना काम करने लगती है कि तभी वो गोबर की वजह से फिसल कर नीचे गिर जाती है।
अरे मर गई, लगता है सारी हड्डियां टूट गईं। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है गोबर की? हमारे घर में गोबर कौन ले आया? और पूरे फर्श पर गोबर है, ये आया कहाँ से? मेरी तो हड्डी ही टूट गई है। ओहो पूजा दीदी, आपने क्या किया? आपसे देखकर नहीं चला गया। अभी तो मैंने गोबर से चारों तरफ लेपा था, आपने सारा खराब कर दिया, सूखने भी नहीं दिया। आप तो एक काम नहीं करती, मैंने किया भी तो उससे भी सारा खराब कर दिया। अरे सुबह सुबह ये चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? और ये बदबू कहाँ से आ रही है? पूरे घर में गोबर कहाँ से आया? मम्मी जी, ये सब कौन कर सकता है? ये हमारी बेवकूफ देवरानी जी लेकर आई हैं। इन्होंने गांव में जैसे कच्चे सहन लेपे जाते हैं ना, वैसे हमारा मार्बल वाला सहन भी लेप दिया है। अरे मेरी बेवकूफ देवरानी जी, शहरों में इस तरह से गोबर नहीं लेपा जाता, इसे पोछे से साफ किया जाता है, पानी से धोया जाता है, गोबर से नहीं। अरे मुझे क्या पता था दीदी, मुझे लगा कि आप कामचोर है, कोई काम धंधा नहीं करती, इसलिए गोबर से लिपाई नहीं कर रखी। अरे मैं तो इतनी मुश्किलों से गोबर ढूंढ कर लाई हूँ ताकि लिपाई कर सकूं। अरे चले छोड़िए इस बात को, मैं सारा घर साफ कर देती हूँ। मैंने आपके और माँ जी के कपड़े धो दिए हैं, बस अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बहू, तुमने गोबर ढूंढकर लिपाई भी कर दी, कपड़े भी धो दिए। तुम किस समय उठ गई थी? अभी तो बहुत सुबह का वक्त है। वो सासू माँ जी, मैं तो अपने गांव में 3 बजे उठ जाया करती थी, बस यहाँ पर भी 3 बजे ही उठी हूँ। सारे काम किए हैं, गर्मा गर्म देसी घी के पराठे बनाकर लाती हूँ। और जेठानी जी, आप क्या खाएंगी वो भी मुझे बता देना, लेकिन मैं पहले जल्दी से कपड़े छत पर सुखा कर आ जाऊँ। अरे नहीं, छत पर कपड़े सुखा कर मत आओ, कपड़ों का कलर निकल जाएगा। मैं बाहर गार्डन में सुखा देती हूँ, हवा से सूख जाएंगे। और हाँ, कपड़ों का रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन तो पहले पूरे फर्श की सफाई कर दो, इससे पहले कि तुम्हारी बेवकूफ़ी किसी को नजर आए। पूजा कपड़ों की बाल्टी आशा से लेकर कपड़े सुखाने गार्डन में चली जाती है। और जब वो अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ फटी हुई देखती है तो गुस्से से तिलमिला जाती है और आशा से आकर कहती है, देवरानी जी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। और सिर्फ मेरी ही नहीं, मम्मी जी आपकी भी साड़ी, इसने तो हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। अरे सासू माँ, देखो ना, आपकी साड़ी पर तेल गिरा था, मैं तो उसे ब्रश से रगड़ रगड़ कर निकालने की कोशिश की। और जेठानी जी, आपकी साड़ी भी काफी खराब हो रखी थी। अरे मुझे क्या पता था कि ये इतनी नाजुक है। आप तो कह रही हैं कि इतनी महंगी साड़ी ऐसी फटीचर कैसे हो सकती है? लगता है आपको दुकान वाले ने चूना लगाया है, चूना। पूजा बहू, मुझे सर दर्द की कोई गोली दे दो, वरना मेरा सर फट जाएगा। इसकी बेवकूफ़ी से तो लगता है हम बर्बाद ही हो जाएंगे। आशा बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पकड़ती हूँ। जब तक तू शहर के तौर तरीके नहीं सीख जाती, किसी काम को हाथ मत लगाना, तू तो हमें बर्बाद कर देगी। सासू माँ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दो। पूजा दीदी, आप मुझे बता देना कि शहर में काम किस तरह से होते हैं, मैं वैसे ही कर लूंगी। कोई बात नहीं देवरानी जी, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिखा दूंगी कि हमारे यहाँ किस तरह से काम किया जाता है। ये देखो, ये वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर कपड़े डालकर धोए जाते हैं। जो महंगे कपड़े होते हैं उन्हें ड्राई क्लीन किया जाता है बाहर से। और ये वैक्यूम क्लीनर है, इससे सफाई की जाती है। और ये डिश वॉशर है, इसके अंदर बर्तन रखकर धोए जाते हैं। अरे पूजा दीदी, यहाँ पर तो सब काम करने की मशीन है, फिर इंसानों की क्या ज़रूरत? बर्तन भी मशीन में धो, कपड़े भी, और झाड़ू भी मशीन से लगाओ। इसीलिए तो शहर के लोग सेहतमंद नहीं होते, क्योंकि सारे काम तो मशीनों से कराते हैं और खुद बिस्तर पर सारा दिन लेटे रहते हैं। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। अब चलो जल्दी से नाश्ता बना देते हैं, सबको भूख लगी होगी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वैसे ही इतना टाइम हो गया। पूजा अपनी बेवकूफ़ देवरानी को सब कुछ समझाकर किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। और वो राजेश और विजय के लिए हेल्दी खाना बनाती है और अपनी सास सोनम के लिए खिचड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब नाश्ता कर रहे थे और आशा ने देसी घी के आलू के पराठे बनाए थे, घी में लथपथ। इतने ज्यादा घी के पराठे देखकर कोई भी नहीं खाता है। तभी आशा कहती है, लगता है अब हमें अपने गांव वापस चले ही जाना चाहिए। आप लोग हमें इस घर की बहू नहीं समझते, तभी तो मेरा बना हुआ खाना भी नहीं खा रहे। देखिए पूजा दीदी, ये सूखे सूखे ब्रेड और जूस और ये खिचड़ी बना रही है तो कैसे सब लप लप खा रहे हैं। मेरे देसी घी के पराठे कोई एक भी नहीं खा रहा। देवरानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने इस घर की बहू एक्सेप्ट कर लिया है आपको, लेकिन देसी घी के पराठे तो वैसे भी कोई नहीं खाता यहाँ पर। मम्मी बीमार रहती हैं और राजेश भैया और विजय दोनों डाइट करते हैं और डाइट में घी नहीं लेते। बुरा मत मानना, कल से हेल्दी नाश्ता तुम बना लेना।
तो सब तुम्हारे हाथ के खाएंगे, ठीक है? ना ना पूजा दीदी, आप अब मुझे ऐसी बातों से नहीं बहला सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। पूरा घर आशा को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो जैसी भी है उसे पूरे घर ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आती और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। धीरे धीरे आशा थोड़ी थोड़ी चीजें सीख रही थी और एक दिन वो देखती है कि राजेश के लैपटॉप पर धूल जम रही है, जिसे देखकर आशा सोचती है, ये लो, इस पर तो कितनी ज्यादा धूल जम रही है। काम कर दे, लेकिन ये नहीं कि साफ ही कर ले। अरे मैं धोती हूँ अब इनका लैपटॉप, इसको जरूर कपड़े धोने वाली मशीन में धोते होंगे। आशा राजेश का इतना महंगा लैपटॉप वॉशिंग मशीन में डाल देती है और ऊपर से मशीन चला देती है। मशीन के शोर की वजह से आशा डर जाती है और उसे लगता है कि भूकंप आ गया है। वो एक जगह छुपकर बैठ जाती है। मशीन की आवाज सुनकर पूजा जल्दी से बाहर आती है। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? पूजा दीदी भूकंप आ रहा है, जल्दी से आप कहीं छुप जाइए वरना आप मर भी सकती है, बहुत खतरनाक है, आवाज तो देखिए। पूजा चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे अपनी बेवकूफ देवरानी नजर नहीं आती। उसकी नजर वॉशिंग मशीन के ऊपर जाती है जो खटर पटर बोले ही जा रही थी। वो मशीन बंद कर देती है। अचानक उसकी नजर मशीन के अंदर पड़े लैपटॉप पर पड़ती है, जो कि अब बिल्कुल खराब हो चुका था। दीदी, कितना खतरनाक भूकंप था, अच्छा हुआ रुक गया, किसी की जान नहीं गई, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अरे ये लैपटॉप तो बिल्कुल टूट चुका है, मैंने तो धोने के लिए डाला था, ये क्या हो गया? वो इसलिए मेरी बेवकूफ देवरानी जी, क्योंकि लैपटॉप वॉशिंग मशीन में धोने की चीज नहीं है। आपको एक एक चीज बताई थी कि कैसे इस्तेमाल होती है, फिर भी आपने इतनी बड़ी बेवकूफ कर दी और बेचारे राजेश भैया का इतना महंगा लैपटॉप बर्बाद कर दिया। और कोई भूकंप नहीं आ रहा, ये सिर्फ मशीन का शोर था। मैंने कहा भी था कि काम करने से पहले पूछ लिया करो। पूजा दीदी, सच में मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हमेशा आपसे पूछ कर काम करूंगी। आशा ऐसा कहकर रोने लगती है। पूजा से आशा का ये रोना देखा नहीं जाता और वह उसे गले लगा लेती है, उसे प्यार से समझाती है। अब आशा मन लगाकर ध्यान से सारी चीजें सीखने की कोशिश करती है और छोटा मोटा काम करने से पहले अपनी जेठानी के पास आती है और उससे पूछती है, और धीरे धीरे वो काम सीख रही थी और बेवकूफ़ी करना भी बहुत कम कर देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।